हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरव यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जो झारखंड सीजीएल 2023 की हम पेपर 2 हिंदी है उसकी तैयारी कर रहे हैं। इसमें हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि काव्य विधि है, जिसके अंतर्गत जो निर्धारित कवि दिए गए हैं उनमें जो पहला जो क्रम है भारतेंदु हरिश्चंद्र, उसको हम देखेंगे। तो ये पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद जो आगे के जो कवि दिए गए हैं 8, 9, 10 जितने भी दिए गए हैं उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और ये पार्ट 1 वीडियो है। यदि आप इस वीडियो को देखते हो, इसके साथ मैं MCQs भी करवा रहा हूँ। इस जो खत्म करूंगा इसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित मैं MCQ भी करवाऊंगा। तो इन दोनों यदि MCQ और थ्योरी दोनों पार्ट को यदि आप देख लेते हो तो आप हिंदी पेपर 2 में 90% अंक आसानी से सुनिश्चित कर सकोगे। हाँ, लेकिन आपको कहानी और उपन्यास पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि प्रश्न वहाँ से आते हैं और वो एक जो खुद से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा एक आइडिया लगेगा। वैसे मैं उसको भी पढ़ाने का जो प्रयास करूँगा। तो ये पार्ट 1 है। इससे पहले मैंने देखिए हिंदी साहित्य का जो काव्य जो दिया गया था, जिसमें कवि विद्यापति, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, रसखान, भूषण है, इनसे संबंधित मैंने अभी तक 4 वीडियो अपलोड कर दिया है। इसके में बिहारी, रसखान और भूषण 3 बचा हुआ है, इसको भी मैं जल्द ही अपलोड करूंगा, तो इसको आप देख लोगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें हम लगभग 300 प्लस क्वेश्चन को देखेंगे, 400 तक भी जा सकता है। इससे पहले देखिए इन सभी जो निर्धारित कवि है इनसे संबंधित जो थ्योरी है इनको भी मैंने खत्म कर दिया है, तो इसको आप चेक कर लोगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इन जो सारे वीडियोज़ हैं पेपर 2 के उनको एक जगह देखना चाहते हैं तो आप JSCC सीजीएल हिंदी पेपर 2 जो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है यहाँ पे जाकर आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट बात, ये कहानी, नाटक, उपन्यास जो दिए गए हैं जितने भी, उन सारे को मैंने यहाँ पे जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया है, तो उसको आप PDF के रूप में पढ़ सकते हो, जिससे आपको कहानी के जो क्वेश्चन है वो आसानी से बन जाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन जो होते हैं वो आसान होते हैं। इसके लिए बस आपको कहानी, उपन्यास और नाटक को पढ़ना होगा। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद सौरव ऑफिशियल, इसको आप ज्वाइन कर लोगे। कई तरीके हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप QR कोड को स्कैन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो है उसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं उनका एक बेसिक जो कौन कौन से फैक्ट उनसे पूछे जा सकते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम इनका जो विस्तार रूप से इनका जीवन हो, इनका साहित्य हो, इनका जो शैली, भाषा शैली हो, भाषा कैसी है, इन सबको डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। बाकी अभी हम इनको देख ले रहे हैं कि इनके जो कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने हैं वो क्या है। तो सबसे पहले यदि इनके नाम की बात करें तो इनका नाम जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, जिसमें भारतेंदु जो है वो उपाधि दी गई थी। तो ये आपको याद रखना है, भारतेंदु जो है वो उपाधि दी गई थी। इनका जन्म की यदि बात करें तो इनका जन्म जो हुआ वो 1850 ईस्वी में वाराणसी जो है वो काशी जो है, काशी कहाँ है तो ये वाराणसी में है। वाराणसी कहाँ है तो ये उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे इनका 1850 ईस्वी में जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो कब हुई थी तो 1850 ईस्वी में हुआ। मतलब ये 35 साल तक जीवित रहे थे। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछा गया है कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है उनका जो जीवन काल है वो कितने समय का रहा। तो ये काफ़ी कम जीवन इन्होंने जिया, लेकिन फिर भी रचनाएं इनकी आपको कई सारे मिल जाएंगी, बहुत सारे इन्होंने रचनाएं की है। इनके पिता का यदि नाम की बात करें तो बाबू गोपाल चंद्र गिरिधर दास, बाबू गोपाल चंद्र है, जो कि गिरधर दास नाम से, जो गिरधर दास है, इनसे ये कविता लिखते थे। जो इनकी जो रचनाएं होती थी, ये भी बाबू जो गोपाल चंद्र हैं ये भी एक रचनाकार ही थे, ये भी एक लेखक ही थे। तो ये जो अपनी रचनाएं लिखते थे वो बाबू जो गिरधर दास के नाम से लिखते थे, ना कि बाबू गोपाल चंद्र। ये आपको याद रखना है। ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है इनका पेशा क्या था तो ये कवि लेखक थे, रंगकर्मी थे, उसके बाद देश हित चिंतक थे और वो देश हित चिंतक पत्रकार थे। तो ये सारे काम ये करते थे। इनका जो काल कौन सा बैठता है, आपको काल डिवीजन पता होगा, जो हिंदी साहित्य का जो काल डिवीजन है उसमें इनका आधुनिक काल बैठता है। जैसे देखिए मैंने आपको काल डिवीजन बताया होगा, उसको आप एक बार फिर से देख लोगे। जैसे देखिए मैंने आपको काल डिवीजन हिंदी साहित्य का जो वर्गीकरण है वो कैसे होता है। तो हिंदी साहित्य का जो वर्गीकरण है उसमें जो सबसे पहला आता है आदिकाल। आदिकाल जिसे वीर गाथा काल भी कहा जाता है। वीर गाथा काल किसने कहा है तो ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। उसके बाद मध्यकाल आता है। मध्यकाल को क्या कहा जाता है तो भक्ति काल कहा जाता है। और मध्यकाल को ही 2 पार्टों में बांट दिया गया है, एक भक्ति काल और एक रीतिकाल। तो मध्यकाल में भक्ति काल आ जाएगा और यहाँ से रीतिकाल आ जाएगा। ठीक है, मध्यकाल में ही रीतिकाल आएगा, जिसमें उत्तर मध्यकाल और पूर्व मध्यकाल है। उत्तर मध्यकाल और पूर्व मध्यकाल है। उसके बाद आता है आधुनिक काल, जिसे गद्य काल भी कहा जाता है। और आधुनिक काल में ही कई सारे डिविजन्स हैं। तो देखिए जो
आदि काल है उसमें सिद्ध साहित्य काल, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, चारण्य साहित्य, प्रकरण साहित्य, अपभ्रंश साहित्य और फुटकल रचनाएं मिलती हैं आपको। उसी तरह से यदि भक्ति काल में तो राम भक्ति से संबंधित, कृष्ण भक्ति से संबंधित संत काव्य जिसमें कबीर सबसे महत्वपूर्ण है, कृष्ण भक्ति से संबंधित कई सारे जिसमें सूरदास सबसे महत्वपूर्ण है, राम भक्ति में तुलसीदास महत्वपूर्ण है, सूफी काव्य में मलिक मोहम्मद जैसी जो महत्वपूर्ण है, फुटकल रचनाएं हो गए, आख्यान जो काव्य हो गए। तो रीति काल की जो रचनाएं हैं वो रीतिबद्ध कवि हो गए, उसके बाद रीति सिद्ध कवि हो गए और उसके बाद रीति मुक्त कवि हो गए। यहाँ भी 3 डिवीजन होता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। और वहीं रीति मुक्त जो कवि हैं, जो यहाँ पे रीति मुक्त कवि हो गए, उसके बाद आधुनिक काल है वो 3 भागों में बढ़ता है। एक भारतेंदु युग, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो इतने प्रसिद्ध हैं कि उनके नाम से एक युग ही कह दिया गया, कि जो इस तरह से भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो विचारधारा से ओतप्रोत होकर रचनाएं लिखते थे उनको भारतेंदु युग के अंतर्गत रखा जाता है। उसके बाद आता है द्विवेदी युग, उसके बाद आता है छायावादी युग। और छायावादी युग में छायावाद होता है, छायावाद उत्तर होता है, मतलब छायावाद केवल जो लिखते हैं। उसके बाद शुक्लोत्तर इसको बोल सकते हैं। उसके बाद प्रगतिवाद हो गया, प्रयोगवाद हो गया और नई कविता अभी चल रही है। तो ये डिवीजन है हिंदी साहित्य का, ये आपको याद रखना, ये काफ़ी आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इनकी जो विधि है वो क्या है, तो कौन कौन सी रचनाएं वो लिखते थे, ये कौन सी विधा में लिखते थे। तो ये इन्होंने नाटक भी लिखा है, इसमें काव्य भी लिखा है, इन्होंने काव्य भी लिखा है और इन्होंने अनुवाद भी किया है। कई सारे इनके नाटक जो है वो अनुवादित आपको मिल जाएंगे, ट्रांसलेटेड मिल जाएंगे। उसके बाद इन्होंने निबंध भी लिखा है, कई सारे निबंध भी लिखे थे। तो ये नाटक भी लिखते थे, कविताएं भी लिखते थे और अनुवाद भी करते थे और निबंध संग्रह भी करते थे और एक पत्रकार भी थे, वो भी देश हित चिंतक पत्रकार थे। तो ये आपको याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि 1976 ईस्वी में भारत सरकार ने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी किया था, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे देखिए, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र 1976 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। वहीं मैंने जो कबीर का क्वेश्चन बताया था कबीरदास से संबंधित, तो आपको बताया होगा कि 1952 ईस्वी में कबीरदास का जो डाक टिकट है वो जारी किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, 1952 ईस्वी में कबीरदास का। उसके बाद आता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र है, उन्हें हिंदी साहित्य जो है, हिंदी का जो साहित्य है उसका पितामह कहा जाता है। उनके जो फादर है वो किसे कहा जाता है, तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही कहा जाता है। इनकी जो शिक्षा है वो कैसी हुई थी, तो इन्होंने एडमिशन तो लिया था, कॉलेज से भी इन्होंने पढ़ाई की थी, लेकिन कई सारा जो ज्ञान था, विभिन्न भाषाओं का जो ज्ञान था वो स्व अध्याय से ही इन्होंने प्राप्त किया था। अपने से पढ़ते थे, उसी से इन्होंने प्राप्त किया था। यदि इसके संपादन की बात करें कि कौन कौन सी पत्रिका इन्होंने संपादन किया है, तो सबसे जो महत्वपूर्ण है वो कौन सी है, तो कवि वचन सुधा। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो जीएस पोर्शन के अंतर्गत पूछा जाए या फिर हिंदी के अंतर्गत पूछा जाए, कवि वचन सुधा हमेशा पूछा जाता है। उसके बाद इनकी जो मैगजीन है वो हरिश्चंद्र है। उसके बाद जो हरिश्चंद्र चंद्रिका है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद इनके जो बाला बोधनी भी लिखते हैं, ये बाला बोधनी भी आपको याद रखना है, जो कि महिलाओं के लिए ये लिखते हैं बाला बोधनी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है जो लेखन की इसकी विधा क्या थी, तो कविता नाटक लिखते थे, एकाकी लिखते थे, निबंध लिखते थे, उपन्यास लिखते थे, पत्रकारिता लिखते थे। और सबसे महत्वपूर्ण है इनकी भाषा, कौन कौन सी भाषा का ये प्रयोग करते थे। तो आपको मैंने बताया कि उस समय ब्रज भाषा का काफ़ी चलन था, तो ब्रज भाषा का ये प्रयोग शुरुआत में करते थे। और इनकी जो कविताएं हैं, इन्होंने जो काव्य लिखा है उसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। बाकी जो इनके अन्य जो लेखन है उसमें जो खड़ी बोली है इसका प्रचार इन्होंने किया है। खड़ी बोली को जो मुक्तक शैली में इन्होंने प्रयोग किया है, तो खड़ी बोली को इन्होंने जो हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का जो आगमन है वो इन्हीं से माना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही माना जाता है। यदि इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो नील देवी, प्रेम जोगनी, भारत दुर्दशा, जो कि हमें नाटक में पढ़ना भी है, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, कर्पूर मंजरी और सुलोचना। तो ये इनके कुछ जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं जो एक आपको याद रखना है। ठीक है, अब मैंने जब आपको साहित्य का जो वर्गीकरण बताया था उसमें जो आधुनिक काल है, जो देखिए आदि काल हो गया, भक्ति काल हो गया, रीति काल हो गया और आधुनिक काल हो गया। तो आधुनिक काल का जो डेट बैठता है वो 1850 से अब तक बैठता है और आधुनिक काल में ही ये डिवीजन हुआ। तो जिसमें पुनर्जागरण काल है, जिसे भारतेंदु युग भी कहा जाता है।
पुनर्जागरण कहने का मतलब कि जो भारतीय जो परंपराएं थी, वो भारतीय जो हिंदी साहित्य था वो रीति काल में दबा चला जा रहा था। रीति काल में उस तरह से रचनाएं नहीं होती थी, जिस कारण से उनको जगाने का जो प्रयास किया वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। तो जिस कारण से इस जो काल है उसको पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है और इसका समय जो है वो 1850 से 1900 के बीच बैठता है। उसके बाद जो जागरण का सुधार काल है तो उसे द्विवेदी काल कहा जाता है। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है उनके नाम पे ये द्विवेदी काल कहलाता है, जो 1900 से 1920 के आसपास बैठता है। उसके बाद छायावादी कवि आते हैं जो 1920 से 1936 के बीच बैठते हैं। उसके बाद जो प्रगति काल आता है जिसमें 36 से लेकर 43 तक होता है। उसके बाद प्रयोगवाद आता है 43 से लेकर 53 तक होता है। और जो नवलेखन जो नई कविता है वो 53 से लेकर अब तक इनमें रचनाएं होती रहती है। तो ये जो डिवीजन है वो बेसिकली आपको ये डिवीजन याद रखना है। बाकी जो हमारे जो कई सारे जो इतिहासकार हैं, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास हमें डॉक्टर नागेंद्र और रामचंद्र शुक्ला का पढ़ना है, तो रामचंद्र शुक्ल और फिर डॉक्टर नागेंद्र ये दोनों का डिवीजन भी हमको याद रखना है, जो कि इनसे डिफरेंट हो सकता है। तो जो ये जो बेसिक है वो याद रखें। बाकी जो रामचंद्र शुक्ल है और नागेंद्र है उसको हम जब पढ़ेंगे तो उनको उनके जो डिवीजन है उसको भी देख लेंगे। अब इनको हम जीवन है उसको विस्तार रूप से इनके जीवन का परिचय जो है उसको करते हैं। तो सबसे पहले जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है उनका जो हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है, मैंने आपको बता दिया है। वो हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। जो हिंदी को आधुनिक करने का जो प्रयास किया उसमें ये पहले रचनाकार थे। इनका मूल नाम तो हरिश्चंद्र था, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था, लेकिन इन्हें भारतेंदु की उपाधि दी गई थी। तो ये आपको याद करना है। इनका जो काल है, इनका जो डिवीजन काल है वो तो मैंने बताया कि पुनर्जागरण के काल में आता है, जिसे भारतेंदु युग भी कहा जाता है। लेकिन ये रीति काल के भी कुछ रचनाएं इनमें मिलती हैं। रीति काल को जो डिवीजन होता है, रीति काल की जो विकृतियां हैं, समांतित संस्कृति है, इसको पोषक वृत्तियों को छोड़कर रीति काल के जो जितने भी रचनाएं होती थी उन सब की उनकी परंपराओं को छोड़कर इन्होंने जो नवीनतम जो बीज बोए उसी को ये पुनर्जागरण काल कहते हैं। और इस कारण से जो युग है इन्हें भारतेंदु युग कहा जाता है। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है वो युग कहा जाता है। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि आधुनिक काल का प्रारंभ किससे होता है, तो हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ही माना जाता है। इन्हें भारत का भारतीय नवजागरण का अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु जी ने इन्होंने गरीबी, पराधीनता, जो अंग्रेज जो शासक थे और शासकों की जो अमानवीय शोषण था, इसका चरित्र चित्रण अपने साहित्य में इनका लक्ष्य था। ये कौन सी रचनाएं करते थे, इनका जो मेन मोटो क्या था, तो इनका लक्ष्य यही था कि जो भारत में जो गरीबी है उस पे बात करना, जो पराधीनता है, अंग्रेज के द्वारा जो शासन है यहाँ से किया जा रहा है, हमें शोषण किया जा रहा है, उस पे बात किया। जो शासक जो थे उनके द्वारा जो अमानवीय शोषण किया जाता था, इन पे वो बात करते थे। इनका अपने जो साहित्य है उनमें इन्होंने काफी अच्छे से चरित्र चित्रण किया है। तो आपको याद रखना है कि भारतेंदु जो हरिश्चंद्र है वो एक जो भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध है। बाकी जो भारतीय नवजागरण के जो अग्रदूत है वो किसे कहा जाता है, तो ये राजा राम मोहन राय को भी कहा जाता है। तो आप ऑप्शन के हिसाब से देख लोगे कि कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लगता है, कौन सा आपको दिया गया है एग्जाम में। ठीक है। हिंदी को जो राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रतिष्ठित जो करने की जो दिशा में उन्होंने जो अपनी प्रतिभा का उपयोग किया। हिंदी का जो प्रयोग होता था उस समय उतना नहीं होता था, उस समय ब्रज भाषा का प्रयोग होता था और उससे पहले अवधी का प्रयोग होता था। तो कई सारे भाषाएं थी, जो हिंदी जो भाषाएं थी उनका प्रयोग होता था, ना कि हिंदी का। लेकिन हिंदी की जो खड़ी बोली है उसका प्रयोग जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही माना जाता है। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में भी इन्होंने जो घोषित करने का प्रयास किया था। बाकी इसमें जो दयानंद सरस्वती है, स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने सबसे पहले जो कहा था कि हिंदी जो है वो राजभाषा होनी चाहिए। जीके का फैक्ट है, आपको यह याद रखना है। इन्होंने ब्रिटिश राज की जो शोषित प्रकृति थी उसका काफी अच्छे तरीके से चरित्र चित्रण करके उनके लेखन में इनके युग का चरण माना जाता है। मतलब कि जो ब्रिटिश जो शोषण करते थे भारत की जनताओं का, उनका इन्होंने काफी अच्छे से चरित्र चित्रण किया है, जिस कारण से उस जो युग है भारतेंदु युग है उसका चारण माना जाता है, उसका जो भारतेंदु युग का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। भारतेंदु जो है वो बहुमुखी थे, कई सारे इनमें प्रतिभा थी। ये जो इनमें कई सारी प्रतिभा थी। ये हिंदी के पत्रकारिता, नाटक, काव्य के क्षेत्र में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जो हिंदी में नाटकों का जो प्रारंभ है
वो भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही माना जाता है। ये फैक्ट है, आपको याद रखना है। हिंदी में जो नाटकों का प्रारंभ है, नाटक जो आरंभ हुए, नाटक रचनाएं आरंभ हुई, वो कब से हुई? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो काल है उससे ही हुआ था। बाकी जो नाट्य शास्त्र की रचना जो है वो किसने की थी? रचना जो की थी भरत मुनि ने। बाकी भरत मुनि नाटक के सबसे प्रारंभ माने जाते हैं, लेकिन यदि आधुनिक काल में बात की जाए तो आधुनिक काल में जो नाटक का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो नाटक लिखने की शुरुआत जो है वो बंगाल के विधासुधन जो कि 1867 ईस्वी में नाटक के अनुवाद से होती है। ये जो नाटक है विधासुधन, इसका अनुवाद किया था इन्होंने हिंदी में 1867 ईस्वी में। ये डेट भी आपको याद रखना है, और विधासुधन है ये भी आपको याद रखना है। यद्यपि नाटक इनके पहले भी लिखे जाते थे, जैसे कि मैंने बताया कि नाटक इनके पहले भी लिखा जाता था, किंतु जो खड़ी बोली है, जो हिंदी का खड़ी बोली है, उसमें नाटक लिखने का जो प्रारंभ किया वो भारतेंदु ने ही हिंदी नाटक की नींव को सुदृढ़ किया था। जो इन्होंने कौन कौन सी पत्रिका निकाली, मैंने पहले भी आपको बताया। हरिश्चंद्र चंद्रिका, कवि वचन सुधा, स्त्री बाल बोधनी, ये आपको याद रखना है, महिलाओं के लिए बाल बोधनी पत्रिका इन्होंने संपादित की थी। वे जो थे वह एक उत्कृष्ट कवि थे, सशक्त व्यंग्यकार थे, व्यंग भी करते थे, और जो नाटक भी लिखते थे, और एक पत्रकार भी थे, और ओजस्वी गद्यकार भी थे। गद्य में जो रचनाएं हैं वो भी ये करते थे। इसके अलावा वो लेखक थे, कवि थे, संपादक थे, निबंधकार थे, और कुशल वक्ता भी थे। वो भाषण भी अच्छा देते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र है जो 34 यहाँ पे लिखा है, 34 नहीं है 35 होगा। 35 वर्ष की आयु में, वो अल्पायु में ही वो अपनी जो विशाल साहित्य रचना कर डाली थी। कई सारे रचनाएं हैं वो उन्होंने 35 साल की उम्र में कई सारे रचनाएं उन्होंने जो गुणवत्ता की दृष्टि से इतना लिखा कि इसकी दिशा में काम किया, और उसका समूच जो है रचनाकार पथ प्रदर्शक बन गए। ऐसी रचनाएं इन्होंने की इतने कम समय में, 35 वर्षों की आयु में ही इन्होंने ऐसी रचनाएं की जो कि आगे जो आने वाले जो इतिहासकार, जो आने वाले जो लेखक हुए उनके लिए पथ प्रदर्शक ये बना। इनकी रचनाएं जो है वो पथ प्रदर्शक बनी। उन्होंने अंग्रेजी शासन के जो तात्कालिक न्याय था, तथाकथित जो न्याय था अंग्रेजी शासन का, जनतंत्र था, उनकी जो सभ्यता का पर्दाफाश किया। इनकी जो सभ्यता है, उनके जो न्याय है, इन सब पे काफ़ी कठोर व्यंग्यात्मक उन्होंने अपने जो लेखन है वो लिखा था। उनके इस कार्य की सराहना करते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा लिखते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा एक इतिहासकार हैं जिन्होंने पहले एनसीईआरटी का जो 11th का बुक है वो लिखा था, तो आपको ये याद भी रखना है। देश की रूढ़िवादी का खंडन करना और महंतों पंडे पुराणों की लीला प्रकट करना निर्भीक पत्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही काम था। ये कौन लिखते हैं? तो ये डॉक्टर रामविलास शर्मा लिखते हैं। ये कथन हो सकता है कि आपको एग्जाम में ये पूछा जाए, तो आपको ये याद रखना है। जो इन्होंने जो कॉलेज में एडमिशन तो लिया था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वींस कॉलेज जो बनारस था वहाँ से इन्होंने एडमिशन लिया था, लेकिन उस जो इनके ये जो भाषा की जो ज्ञान इन्होंने हुआ था, इनको जो संस्कृत का ज्ञान है, मराठी का ज्ञान है, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, उर्दू, कई सारे इन्होंने भाषाओं का जो ज्ञान लिया वो स्व अध्याय से लिया था, अपने आप ही इन्होंने सीखा था। बनारस के उन दिनों जो सबसे जो प्रसिद्ध जो राजा थे और जो लेखन का भी काम करते थे, उन्हें सितारे हिंद कहा जाता था। ये आपको जीके में आपने पढ़ा था। राजा शिव प्रसाद जो बनारस के राजा थे उन्हें सितारे हिंद कहा जाता था। तो भारतेंदु जो है वो शिष्य भाव से उनके यहाँ जाते थे और उनसे अंग्रेजी सीखते थे। तो अंग्रेजी कहाँ से सीखा था? तो ये शिव प्रसाद, राजा जो शिव प्रसाद है उनसे सीखा था, जिन्हें सितारे हिंद भी कहा जाता है। इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म वैश्य परिवार में हुआ था। इनका जन्म वैश्य परिवार में हुआ था, और इनके जो पिता जो गोपाल चंद्र थे ये एक अच्छे कवि थे, और गिरधर दास उपनाम से ये कविता रचना करते थे। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है उन्होंने 5 वर्ष की आयु में ही एक दोहा लिखा था कि लो बढ़ियो ढाले भये श्री अनिरुद्ध सुजान, बानासुर की सेन को हनन लगे भगवान। तो ये जो दोहा है ये 5 वर्ष की आयु में ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था। तो आप उनकी प्रतिभा आप देख सकते हो। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे उनको धन की काफ़ी कमी थी, जिस कारण से वो ऋण लेने लगे। ऋण लेने से उनकी जो ऋण जब लेने गए तो ऋण लेने से उनकी जो मानसिक स्थिति है वो एंजाइटी के जो काल में चले गए, और अपना जो जीवन है उनका शरीर जो है वो इतने कम समय में 35 वर्ष की आयु में ही वो 1885 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। 1857 से 1890 का जो काल है इसे भारतेंदु युग कहा जाता है। ये मैंने पहले भी आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है। जो 15 वर्ष की अवस्था में ही भारतेंदु ने साहित्य सेवा प्रारंभ की थी।
साहित्य का जो आरंभ लिखने का जो किया गया था, साहित्य सेवा, वो 15 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। और 18 वर्ष की अवस्था में आपसे ये डेट पूछा जा सकता है कि कवि वचन सुधा है, ये नाम की जो पत्रिका है, इनको कब जो किस आयु में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रकाशित किया था। तो ये 18 वर्ष की अवस्था में ही ये पत्रिका निकाली थी, जिसमें उस समय के जो बड़े विद्वान हैं उनकी रचनाएं छपती थी। तो कवि वचन सुधा को निकाला था 18 वर्ष की अवस्था में। उन्हें 20 वर्ष की अवस्था में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बनाया गया था। जो 20 वर्ष की अवस्था में उन्हें ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बनाया गया और हिंदी साहित्य के जनक रूप में प्रतिष्ठा उन्हें मिली कि हिंदी साहित्य का जनक है, इस समय प्रतिष्ठा मिली। जो 1868 ईस्वी में उन्होंने कवि वचन सुधा लिखा, 1873 ईस्वी में हरिचंद्र मैगजीन लिखी और 1874 ईस्वी में स्त्री के लिए एक बाल बोधनी पत्रिका लिखी। तो ये तीनों डेट आपको याद रखना है। 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा लिखा गया, 1868 में कवि वचन सुधा लिखा गया, 1873 जो ईस्वी है उसमें हरिचंद्र मैगजीन है वो छापा गया और 1874 ईस्वी में आपको बाल बोधनी जो पत्रिका थी जो कि महिलाओं के लिए थी, उसका इन्होंने जो पत्रकारिता में इन्होंने जो संपादन किया था। और उस समय ये समांतर साहित्य संस्थाएं भी खड़ी कर रहे थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उन्होंने वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए, वैष्णव भक्ति का जो प्रचार है उनके लिए तदीय समाज की स्थापना की थी और जो भागवत तोषणी नामक पत्रिका भी निकाली। ये आपको याद रखना है कि भागवत तोषणी नामक पत्रिका किस लिए निकाली, तो ये भागवत धर्म के प्रचार के, जो वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने की। और ये कृष्ण के उपासक थे कि भगवान जो कृष्ण है उनको ये मानते थे। तो ये भागवत वैष्णव तोषणी जो पत्रिका है ये आपको याद रखना है। राजभक्ति प्रकट करते हुए भी उन्होंने देश की जो भावना है, देश की भावना के कारण उन्हें अंग्रेजी हुकूमत का कोपभाजन बनना पड़ा। ठीक है, अंग्रेजी जो हुकूमत है उन्होंने इसको काफ़ी इन्होंने प्रताड़ित किया। जो अंग्रेजों ने जो अंग्रेजों की जो प्रताड़ना है वो इनको सहना पड़ा था भारतेंदु हरिश्चंद्र को। उनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर जो काशी के विद्वान हैं उन्होंने 1880 ईस्वी में उन्होंने भारतेंदु की उपाधि दी थी, जिसका मतलब होता है भारत का चंद्रमा। तो भारत का चंद्रमा होता है भारतेंदु का अर्थ। तो ये उपाधि मैंने दी थी, बताया था मैंने कि ये उपाधि मिली थी उन्हें। तो कब मिली थी? 1880 ईस्वी में। किसके द्वारा मिली थी? तो काशी के जो विद्वान थे उन्होंने इनको ये उपाधि दी थी। यदि भाषा में बात करें तो उन्होंने खड़ी बोली के रूप में प्रतिष्ठित किया, जो कि कहाँ से आया है? ये जो खड़ी बोली है ये कहाँ से आई है? तो ये उर्दू से भिन्न है। ठीक है, और हिंदी क्षेत्र की बोलियां का जो सरल लेखन संवर्धन हुआ और इसी भाषा का उन्होंने संपूर्ण गद्य में जो है वो रचना में प्रयोग किया। किसको किया? तो खड़ी बोली के जो हिंदी है उसकी अपनी रचनाओं में प्रयोग किया। हालांकि जो इनकी कविता है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है, ये आपको याद रखना है। साहित्य सेवा के साथ साथ भारतेंदु हरिश्चंद्र ने समाज सेवा भी चलती थी, वो समाज के लिए भी सेवा करते थे और उन्होंने कई सारी संस्थाओं की भी स्थापना की थी, जिनमें दीन दुखिया जो थे, जो गरीब होते थे, उनकी मदद की जाती थी। साहित्यकारों तथा मित्रों की सहायता करना वे अपना कर्तव्य समझते थे। वो मानते थे कि जो गरीब हैं उनकी सहायता करना, साहित्यकारों की सहायता करना, मित्रों की सहायता करना, ये एक मनुष्य का कर्तव्य है, ये एक हमारा कर्तव्य है। अब एक कथन पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में क्या कहते हैं? तो वह कहते हैं कि भारतेंदु अपनी सर्वोत्तमुखी प्रतिभा के बल, जो सर्वोत्तमुखी उनकी प्रतिभा है उसके बल से एक ओर तो पत्रकार द्विज देव की परंपराओं की दिखाई पड़ती है, एक ओर तो उनके जो द्विज देव की जो परंपराएं हैं वो दिखाई देती है, और दूसरी ओर बंग देश के माइकल और हेमचंद्र की श्रेणी में होते हैं। और प्राचीन और नवीन का इन्होंने सुंदर सामंजस्य भारतेंदु काल का विशेष माधुर्य है। ये आपको याद रखना है। ये कथन किसका है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। और ये वाला पार्ट आप याद रखोगे, प्राचीन और नवीन का जो सुंदर जो सामंजस्य है वो किसने बैठाया था? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बैठाया था। ये जो पूरा कथन है ये किसने कहा? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है, जहां से सवाल आएंगे कि इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन सी हैं, इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो कौन सी हैं, यहाँ से काफ़ी पूछा जाएगा। तो ये कौन कौन सी रचनाएं लिखते थे? तो मैंने बताया ये नाटक भी लिखते थे। और नाटक जो है इनका ये 3 पार्टों में डिवाइड होता है। इनके जो नाटक है ये 3 पार्टों में डिवाइड होता है। मौलिक नाटक जो कि इनके खुद के लिखे गए नाटक है, दूसरा अनुदित मतलब ट्रांसलेटेड जो है वो उन्होंने अनुवाद किया तो अनुवाद किए गए नाटक, और तीसरा जो प्रकार आता है वो अपूर्ण नाटक जो कि पूर्ण नहीं हो पाया। उसके बाद वो निबंध लिखते हैं, कहानियाँ भी लिखते हैं, कविताएं भी लिखते हैं, यात्रा वृत्तांत भी लिखते हैं, आत्मकथा भी उन्होंने लिखी है और वो उन्होंने उपन्यास भी लिखा है। तो ये कृतियां हैं, ये आपको याद रखनी है। अब बात करें प्रमुख कृतियों में ही मौलिक नाटकों की। मौलिक नाटक जो है वो उनके कौन कौन से? तो मौलिक नाटक में आता है वैदिक हिंसा न भवति,
वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, इसका जो काल है वो भी आपको लिखाना है 1873 ईस्वी में। 1873 ईस्वी का जो काल है इसमें कौन सी रचनाएं की थी, तो वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। उसके बाद सत्य हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र एक नाटक है जिसकी रचना जो है वो 1875 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा की गई थी। उसके बाद आता है श्री चंद्रावली, श्री चंद्रावली ये 1876 ईस्वी में किया गया था। विशस्य विष मौस धर्म, विशस्य विष मौस धर्म ये 1876 ईस्वी में। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है भारत दुर्दशा, ये 1880 ईस्वी में। बाकी जो ब्रज नारायण दत्त जो है वो मानते हैं कि ये रचना 1876 ईस्वी में की गई थी और बाकी इसे 1880 माना जाता है। तो आप ऑप्शन देख लोगे कौन सा आपको ऑप्शन में दिया गया है। उसके बाद नील देवी आता है, ये 1881 में रचना की गई है, जो कि एक ऐतिहासिक जो गीति रूपक है, ऐतिहासिक जो रचनाएं है उससे ये संबंधित है। उसके बाद अंधेर नगरी आता है, ये काफी पूछा जाता है। नील देवी भी काफी पूछा जाता है। आपको वैदिक हिंसा हिंसा न भवति आपको याद रखना है। सत्य हरिश्चंद्र भी याद रखना है, या श्री चंद्रावली विषय विषय को आप छोड़ सकते हो। उसके बाद प्रेम जोगनी है, ये 1875 ईस्वी में है। प्रथम अंक जो है वो इसमें 4 गर्भांक है, ठीक है, प्रथम अंक में 4 गर्भांक है, ये आपको याद रखना है। सती प्रताप 1883 ईस्वी में, और ये अपूर्ण एक रचना है, ठीक है, अपूर्ण है और केवल 4 दृश्य ही गीतिक रूप में है, बाकी उसे बाबू जो कृष्ण जो राधा कृष्ण दास है इन्होंने इसको पूरा किया था। तो आपको याद रखना है सती जो प्रताप है ये अपूर्ण एक नाटक था। उसके बाद सत्य हरिश्चंद्र नाटक है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ भी बता दिया है, यह 1875 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो ये आपको डेट भी याद रखनी है, आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा नाटक जो मौलिक है, कौन सा पूर्ण है, कौन सा अपूर्ण है, ये भी आपको पूछा जाएगा। और आप देखते हैं कि ट्रांसलेटेड नाटक इनके कौन से हैं। तो सबसे पहला जो इनका जो ट्रांसलेटेड नाटक था हिंदी में जिसको ट्रांसलेट किया था ये बंगाली भाषा थे, तो विधा सुंदर, ये 1868 में किया था। ये नाटक जो है वो संस्कृत चौर पंचासिका के जो यतीन्द्र मोहन ठाकुर कृत बंगाल संस्करण था उसका ही ये अनुवाद था। तो विधा सुंदर किसका अनुवाद था, तो ये संस्कृत का एक नाटक था जो कि चौर पंचासिका था, चौर पंचासिका। इसका अनुवाद किया था बंगाली में किसने, तो यतीन्द्र मोहन ठाकुर ने। और बंगाली से किसने अनुवाद किया हिंदी में, तो बंगाली से हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अनुवाद किया था। उसके बाद आता है पाखंड विडंबना, पाखंड विडंबन, ये कृष्ण मित्र कृत प्रबोध चंद्र द्योत्य जो नाटक है इसका जो 3य अंक है इसका यह अनुवाद है पाखंड विडंबना। उसके बाद धनंजय विजय जो है यह 1873 ईस्वी में हुआ। ये वियोग्य कांचक कवि जो है वो कृत संस्कृत नाटक का अनुवाद है। वियोग कांचक जो कवि हैं उनका ये नाटक है जो संस्कृत में, उसका यह धनंजय विजय किया है। उसके बाद कर्पूर मंजरी आता है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 1875 ईस्वी में इसका अनुवाद किया गया था। ये सटक जो है वो राजशेखर जो कवि है इनकी जो नाटक है इसका यह अनुवाद है कर्पूर मंजरी। उसके बाद भारत जननी जो है वो नाट्य गीत जो है वो बंगाल की भारत माता का हिंदी अनुवाद है। भारत माता का जो हिंदी अनुवाद है वो भारत जननी है। उसके बाद मुद्रा राक्षस आता है, तो विशाख दत्त कृत जो संस्कृत नाटक है मुद्रा राक्षस उसका ही अनुवाद है, यह इसका काल 1878 ईस्वी बैठता है। उसके बाद आता है दुर्लभ बंधु जो है वो 1880 ईस्वी में है। और ये शेक्सपियर का जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है, शेक्सपियर की जो रचना मर्चेंट ऑफ वेनिस है उसका ये अनुवाद है दुर्लभ बंधु। तो ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और ये एक अपूर्ण रचना है, ये पूर्ण नहीं हुई थी तो ये अपूर्ण है। और इसका जो पूर्ण किसने किया था, तो ये राम शंकर व्यास ने किया था और राधा कृष्ण दास ने किया था। राधा शंकर दास या राधा कृष्ण दास भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये प्रमुख इनकी जो कृतियां हैं जिसमें नाटक हैं। अब इसका निबंध संग्रह आता है, इनका जो निबंध संग्रह है वो यदि निबंध की बात करें तो ये नाटक कालचक्र, लेवी प्राण लेवी, और भारतवर्षों में कैसी हो सकती है, भारतवर्षोन्नति कैसी हो सकती है, कश्मीर कुसुम, जायती संगीत, संगीत सार, हिंदी भाषा, स्वर्ण में विचार सभा। तो ये इनके कुछ निबंध है, बाकी निबंधों को भी आगे कैटेगराइज किया गया है। आप देख सकते हो कि इनके जो निबंध है उसमें जैसे यहाँ किया गया है कि ये पुरातात्विक निबंध इनका कौन है, तो पुरातात्विक निबंधों में रामायण का समय, काशी, मणिकर्णिका, ये पुरातात्विक में आ जाएंगे। इतिहास संबंधित निबंध कौन है, तो कश्मीर कुसुम हो जाएगा, बादशाह दर्पण हो जाएगा, उदय पूर्वदत्तीय हो जाएगा, जिसमें कश्मीर कुसुम आपको याद रखना है, ये इतिहास से संबंधित है। कला से संबंधित कौन है, तो संगीत सार है, जातीय संगीत है। धर्म से संबंधित कौन है, तो तदीय सर्वत्य है। उसके बाद वैष्णवता और भारतवर्ष है ये। उसके बाद वो जो विचारधारा से संबंधित निबंध कौन है, तो नाटकों का इतिहास है। भावनात्मक निबंध कौन है, तो सूर्योदय है।
उसके बाद आत्मव्यंजक निबंध कौन है, तो ईश्वर बड़ा विलक्षण है। उसके बाद वर्णनात्मक निबंध कौन है, तो बसंत हो गया, ग्रीष्म ऋतु हो गया, वर्षा काल हो गया और बद्रीनाथ की यात्रा हो गया, ये यात्रा वृत्तांत के अंदर भी आएगा। उसके बाद कथानक निबंध कौन है, तो ये एक अद्भुत अपूर्ण स्वप्न। तो ये इनकी जो रचनाएं हैं वो आपको याद रखने हैं। अब ये आपको याद रखनी है कि कहानी इनके कौन है, यात्रा वृत्तांत कौन है, आत्मकथा कौन है और उपन्यास कौन है। तो अद्भुत अपूर्व स्वप्न, अद्भुत अपूर्व जो स्वप्न है, अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ये इनकी कहानी है। यदि यात्रा वृत्तांत की बात करें तो यात्रा वृत्तांत में ये लिखते हैं सरयू की यात्रा, सरयू पार की यात्रा, जो सरयू नदी है वो अयोध्या में है, तो सरयू पार की यात्रा। उसके बाद लखनऊ, इन्होंने जो यात्रा वृत्तांत में लिखा है। आत्मकथा की यदि बात करें तो एक कहानी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये इनकी आत्मकथा है, एक कहानी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। उपन्यास में बात करें तो पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा, ये इनके दो उपन्यास है, तो इसको आपको याद रखना है। वर्णित विषय में यदि बात करें कि कौन कौन से विषय की भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो करते थे संबंधित रचनाएं, तो भारतेंदु जी की यह विशेषता थी कि उन्होंने ईश्वर भक्ति और प्राचीन जो विषय है उस पर कविता लिखी और उन्होंने समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम, नवीन विषयों को भी अपनाया। तो ये इन्होंने समाज सुधार पे बात की, राष्ट्र प्रेम पे बात की, भक्ति जो ईश्वर भक्ति है उस पर भी बात की, तो ये आपको याद रखना है। भारतेंदु की जो रचनाएं हैं वो अंग्रेजी शासन के विरोध में लिखी, स्वतंत्रता के लिए जो आकांक्षा थी भारत की उस पर लिखी, जो जातीय भावबोध था उसकी भी झलक इनकी रचनाओं में मिलती है, जो जातीय जो प्रताड़ना सहनी पड़ती है उन सबको भी इन्होंने किया है। उसके बाद इन्होंने सामंती जो जकड़न थी, सामंत जो थे वो जो जमींदार थे उन्होंने जो जकड़ कर रखा था, तो सामंती जकड़न में फंसे समाज की आधुनिक चेतना का भी इन्होंने काफी अच्छे से जो चरित्र चित्रण किया है और संगठित करने का प्रयास किया, और उन्हें जमाने की नई ही बात थी, ठीक है, ये जो काल था उसका, जो इनका साहित्य में नवीन विचारों ने उस समय के तमाम जो साहित्यकार थे उनको प्रभावित किया, जो उस समय के जो बुद्धिजीवियों थे उनको प्रभावित किया। और इस जो इनकी जो विचारधारा थी, इनके इर्द गिर्द यदि किसी लेखक का विचारधारा है तो उनको मिलाकर एक समूह बनाया गया जिसे भारतेंदु मंडल कहा जाता है। तो भारतेंदु मंडल आपको याद रखना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से जो संबंधित जो कवि थे, इनकी जो विचारधाराओं से संबंधित कवि थे, उन्होंने मिलकर भारतेंदु मंडल का जो स्थापना की थी। इनके विषय के अनुसार जो है वो कविता में श्रृंगार प्रधान, भक्ति प्रधान, सामाजिक समस्या प्रधान और तथा राष्ट्र प्रेम प्रधान ये रचनाएं लिखते हैं। तो ये रचनाएं इनको लिखी गई है, जैसे देख सकते हैं आप कि श्रृंगार प्रधान रचनाएं, तो श्रृंगार प्रधान में भारतेंदु हरिश्चंद्र जो श्रृंगार रस होता है उसके जो संयोग रस होता है और वियोग रस होता है, इन दोनों रसों का सुंदर चित्रण उन्होंने किया है। मैंने पहले भी इसको बताया है, संयोग रस और वियोग रस ये रस है, रस जो श्रृंगार रस है उसका टाइप है संयोग रस और वियोग रस। उसके बाद जो भक्ति प्रधान है, तो भक्ति में श्री कृष्ण के ये उपासक थे, ये आपको याद रखना है, श्री कृष्ण और पुष्टि मार्ग के मानने वाले थे, और इनकी जो कविता है इसमें सच्ची भक्ति भावना दर्शन का जो झलक है वो मिलती है। यदि सामाजिक समस्याओं की बात करें तो प्रधान जो सामाजिक समस्याएं प्रधान जो इनकी रचनाएं हैं, इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने काव्य में जो सामाजिक समस्याएं हैं उसका चरित्र चित्रण किया है, और उन्होंने से जो समाज है उसमें व्याप्त जो कुरीतियां हैं, समाज में जो कुरीतियां हैं उस पर तीखा व्यंग किया है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ कि महाजन और रिश्वत लेने वाले उन्होंने नहीं छोड़ा, महाजन तो थे जो ऋण देते थे और जो रिश्वत लेते थे उन सब पे ये एक रचनाएं करी है उन्होंने कि चूरन अमले जो सब खाता, चूरन अमले जो सब खाते, दूनी रिश्वत तुरत पचाते, दूनी रिश्वत तुरत पचाते, चूरन सभी महाजन खाते, जिससे जमा हजम कर जाते। तो ये आपको याद रखना है, ये किसने लिखा है, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सामाजिक समस्याओं पे आधारित ये लिखा है। यदि राष्ट्र प्रेम की बात करें, राष्ट्र प्रेम से संबंधित जो उन्होंने क्या लिखा है, तो भारतेंदु जी के राष्ट्र प्रेम प्रधान जो रचनाएं हैं उसमें काव्य में राष्ट्र प्रेम की भावना जो है वो दृष्टिगोचर होती है, और भारत की जो प्राचीन गौरव की झांकी में वो इन शब्दों में कहते हैं, वो शब्द लिखे हैं कि भारत के भुज बल जग रचित तक, ठीक है, भारत के भुज बल जग रचित तक, भारत विधा लही जग स्वचित तक, भारत तेज जगत विस्तारा, भारत भय कंपित संसारा। तो ये भारत की जो प्राचीन जो उपलब्धि है उसके बारे में इन्होंने लिखा है। जो प्राकृतिक की रचनाएं हैं ये करते थे, लेकिन उनमें ये सफल नहीं हो पाए थे। प्राकृतिक चित्रण प्रधान जो इनके जो रचनाएं थी उनमें भारतेंदु जो थे वो अधिक सफलता नहीं मिल पाई है, क्योंकि वो मानव की जो प्रकृति के जो शिल्पी थे,
जो मानव को उन्होंने माना कि प्रकृति का जो शिल्पी है वो मानव है, इस कारण से वो नहीं रचनाओं को, अपनी जो रचनाएं हैं उसको ऊपर नहीं उठा पाए प्राकृतिक चित्रण में। जो बाह्य प्रकृति को उन्होंने मर्मर पूर्ण सुपेन नहीं रम पाया है, मतलब जो बाह्य जो प्रकृति का जो खूबसूरती है उस पर उन्होंने रचना नहीं की है। वो मानव को ही प्रकृति का शिल्पी मानते थे, जिस कारण से उनकी जो रचना है प्राकृतिक चित्रण में वो उतनी सफल नहीं हो पाई है। अतः उनके जो अधिकांश जो प्राकृतिक चित्रण में है वो मानव हृदय को आकर्षित करने की शक्ति का अभाव दिखता है। किस कारण से? क्योंकि उन्होंने मानव को ही प्रकृति का शिल्पी माना है। जो चंद्रावली नाटिका है, चंद्रावली जो नाटक है कि यमुना वर्णन में अवश्य सजीवता है। जो यमुना वर्णन जो है उसमें जो यमुना वर्णन किया है, यमुना जो नदी है उसका चरित्र चित्रण किया है, तो वो लिखते हैं कि कै पिए पद उपमान जान यह निज उर धारत, कै पिए उपमान जान यह निज उर धारत, कै मुख कर बहुभृंग मिस असुचिर उच्चारत, कै ब्रज त्यगत बदन कमल की झमकत झाई, कै ब्रज हीर पद परत हेतु कमल बहु आई। तो ये यमुना का जो चरित्र चित्रण इन्होंने किया है, तो ये आपको याद रखना है। प्राकृतिक वर्णन के उदाहरण में यमुना की जो शोभा है उसको दर्शनीय इन्होंने बताया है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवत बहुत छाए, झुके कुल सो जग परसन हिम हित मनहु सुहाए। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद यानी इनकी भाषा की बात करें तो इन्होंने कई सारे भाषाओं का प्रयोग किया है और जो आधुनिक जो हिंदी है उसका इन्हें जनक भी माना जाता है। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो समय था वो कई सारे रचनाएं, जैसे फारसी, तो जैसे फारसी का प्रयोग होता था, राजनीति जो राजकाज होता था वो फारसी में होती थी, क्योंकि उस समय मुगल का काल था, अंग्रेज वो आगमन कर रहे थे, तो सारी चीज़ें फारसी में होती थी। और धीरे धीरे जो है अंग्रेज के कारण जो अंग्रेजी का जो वर्चस्व है वो बढ़ता चला जाता और साहित्य में ब्रज भाषा का बोलबाला था। ब्रज भाषा ही साहित्य में लिखी जाती थी और फारसी के प्रभाव वाली उर्दू भी उस समय चलती थी। लेकिन इस समय में जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं उन्होंने उर्दू से अलग होकर एक मुख्य उर्दू के आधार पर खड़ी बोली का विकास इन्होंने किया, जो कि हम आज हिंदी में लिखते और बोलते हैं। इसी कारण से इन्हें हिंदी का जो आधुनिक हिंदी है उसका जनक भी इन्हें माना जाता है। केवल भाषा ही नहीं, साहित्य में भी इन्होंने नवीन आधुनिक चेतना का जो समावेश किया और साहित्य को जन से जोड़ा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जो जन सामान्य है उससे साहित्य को किसने जोड़ा? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जोड़ा था। जो सामाजिक जो जन सामान्य है उससे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जोड़ा, ये आपको याद रखना है। भारतेंदु की जो रचना धर्मिता में दोहरापन दिखता है। जो रचना वो लिखते हैं उसमें दोहरापन दिखता है, जो मैंने पहले ही बताया कि उनकी जो कविता है उसमें तो वो ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन उन्होंने जो बाकी विधाएं हैं, बाकी जो कविता को छोड़कर जैसे नाटक की रचना की, निबंध की रचना की, इन सब में वो खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो जो खड़ी बोली है, आधुनिक खड़ी बोली, उसमें गद्य का इन्होंने प्रयोग किया था। भारतेंदु जी के काव्य की प्रधान जो भाषा प्रधान है वो ब्रज भाषा है। काव्य में ब्रज भाषा लिखते हैं, मैंने पहले भी आपको बता दिया है। उन्होंने ब्रज भाषा के अप्रचलित शब्दों को छोड़ दिया, जो प्रचलित नहीं थे उन सब शब्दों को उन्होंने छोड़ दिया। और इसमें जो इसमें उर्दू के कई शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे। इनकी जो कविताएं हैं उसमें उर्दू के भी शब्द मिलेंगे। अंग्रेजी के कुछ प्रचलित शब्द हैं, इनको भी इन्होंने इसमें ऐड किया। उनके गद्य की भाषा सरल और व्यवहारिक थी। ये आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, ये आपको याद रखना है कि गद्य की भाषा सरल और व्यवहारिक थी और मुहावरा का भी उन्होंने कुशलतापूर्वक प्रयोग किया था। तो ये आपको याद रखना है। भारतेंदु जी के काव्य में निम्नलिखित शैलियों का दर्शन आपको मिलता है। इनकी जो भाषा की शैली थी वो कैसी थी? तो रीतिकालीन जो रसपूर्ण अलंकार शैली है, जिसमें सिंगारिक कवियों में आते हैं, तो ये इन्होंने उसमें भावनात्मक शैली की, जो भावनात्मक में भक्ति के पद इन्होंने लिखे, तो ये भावनात्मक शैली। व्यंग्यात्मक शैली कहाँ लिखी है? तो व्यंग्यात्मक शैली उन्होंने समाज सुधार की जो रचनाएं हैं उसमें लिखी है। और उद्बोधन स्पीच शैली उन्होंने कहाँ लिखा है? तो देश प्रेम की जो कविताएं हैं उसमें स्पीच शैली लिखी है। ये तो आपको फिर से ये आपको याद रखना है कि रीतिकालीन रसपूर्ण अलंकार है जो कहाँ लिखा है? तो श्रृंगार से संबंधित, जो श्रृंगार रस से संबंधित जो रचनाएं हैं उनमें रीतिकालीन रसपूर्ण अलंकार शैली लिखा है। भावनात्मक शैली कहाँ लिखा है? तो भावनात्मक शैली उन्होंने भक्ति के पदों में भावनात्मक शैली का प्रयोग किया है। व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग उन्होंने कहाँ किया? तो समाज सुधार से जो रचनाएं संबंधित है उनमें इन्होंने जो भावनात्मक शैली का प्रयोग किया। और उद्बोधन जो स्पीच है वो कहाँ लिखा है? तो देश प्रेम की जो कविताएं हैं उसमें इन्होंने स्पीच को लिखा है। यदि रस की बात करें तो रस का इन्होंने कौन कौन से रस का प्रयोग किया? तो भारतेंदु जी लगभग सभी रसों का प्रयोग करते हैं।
सभी रसों का इन्होंने अपनी कविता है उसमें प्रयोग किया। बाकी इसमें श्रृंगार और शांत रस की प्रधानता मिलती है। प्रधानता कौन कौन सी है, तो श्रृंगार रस और शांत रस की इन्होंने प्रधानता दिखती है। श्रृंगार के जो दोनों पक्ष हैं, मैंने पहले ही बताया, श्रृंगार के जो दोनों पक्ष हैं, संयोग और वियोग, इनको दोनों को इन्होंने सुंदर वर्णन किया है। और इनके काव्य में हास्य रस का भी उत्कृष्ट योजन मिलता है, जो हास्य रस है उसका भी इन्होंने प्रयोग किया है। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के रस थे। यदि इनके छंद की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने जो समय में प्रचलित सभी छंदों को अपनाया। जो उस समय जो छंद थे, चाहे वो दोहा हो, सौरठ हो, तो ये उन्होंने प्रयोग किया। उन्होंने केवल हिंदी के ही नहीं, उर्दू, संस्कृत, बंगाली भाषा के भी छंदों को इन्होंने अपने काव्य है उसमें स्थान दिया था। उनके काव्य में संस्कृत के बसंत तिल का, शार्दुल, विकृति, शालिनी आदि का भी इनको प्रयोग किया गया। हिंदी के चौपाई, छप्पन, 16, सोरठ, कुंडलिया, कवित्व, सवैया, धनाक्षरी, ये सब का प्रयोग किया है हिंदी में। तो ये हिंदी वाला आपको याद रखना है। ये छंद आते हैं, जो चौपाई देख सकते हो, दोहा देख सकते हो, छप्पन, 16, सोरठ, इन सब का इन्होंने प्रयोग किया। और बंगाली के जो प्यार है तथा उर्दू का जो रेखता या फिर गजल छंद है, इसका इन्होंने प्रयोग किया था। तो इसके अतिरिक्त भारतेंदु जी ने कजली का, ठुमरी का, लावणी का, मल्हार, चैती आदि लोक जो व्यवहारिक छंद है उनका भी इन्होंने प्रयोग किया था। यदि अलंकारों में बात करें तो अलंकार का प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के काव्य में सहज रूप से आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें प्रधानता आपको उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार और जो संदेह अलंकार है, इनकी प्रधानता आपको देखने को मिल जाएगी। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रुचि इनमें अधिक थी। कौन कौन में, तो उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार और संदेह अलंकार। बाकी इन्होंने शब्दों अलंकार का भी स्नान, शब्दालंकार, अर्थालंकार, अलंकार दो टाइप के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। तो शब्द अलंकार का भी इन्होंने प्रयोग किया है, जिसमें जैसे देख सकते हो उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार का योजन जो है वो इस जो रचना है उससे आपको मिल जाएगी। ये पंक्ति है उससे आपको मिलेगी, जैसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि तरनी तनुजा तट तमाल तुरवर हुए छाय, झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाय। तो ये इनकी जो अलंकार है उससे संबंधित है। अब कुछ वीवीआई फैक्ट्स हैं जो आपसे हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित, तो आपको याद रखना है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो 1882 में जो हंटर कमीशन का जो शिक्षा के लिए हुआ था, हंटर कमीशन, ये जीके में आप पढ़ते होंगे, उसके समक्ष इन्होंने भाषण दिया था। ठीक है, उसके समक्ष इन्होंने हिंदी में वाक्यांश भाषण दिया था। न्यायालय की भाषा को कहा था कि हिंदी होनी चाहिए, हिंदी को न्यायालय भाषा बनाने की महत्ता पर उन्होंने व्याख्यान दिया था। और इसी संदर्भ में 1868 में उर्दू का स्यापा, इससे पहले ही उर्दू का स्यापा नामक उन्होंने एक व्यंग्य कविता भी लिखा था। तो इसको आपको याद रखना है। 1882 में हंटर कमीशन से संबंधित उन्होंने भाषण दिया था। यदि 1870 में कवि वचन सुधा में उन्होंने लॉर्ड मेयो का जो लक्ष्य करके, लॉर्ड मेयो जो थे उनको लक्ष्य करके, उनको टारगेट करके उन्होंने लेवी प्राण लेवी नामक लेख लिखा था। किसमें, तो कवि वचन सुधा में। कब लिखा था, तो 1870 में। तो पूछा जा सकता है आपसे कि लेवी प्राण लेवी नामक जो लेखन है वो किसको टारगेट करके लिखा गया, तो लॉर्ड मेयो को। भारतेंदु ने विलायती कपड़ों का बहिष्कार की अपील की थी और स्वदेशी अपनाने की उन्होंने प्रतिज्ञा 1874 के कवि वचन सुधा में प्रकाशित करके इन्होंने लिया था। तो ये अभी आपको याद रखना है कि जो स्वदेशी का प्रचार के लिए इन्होंने कवि वचन सुधा है इसका प्रयोग किया था। कब, 1874 ईस्वी में स्वदेशी के लिए। पहली बार साहित्य में जन सामान्य जो है, जन का समावेश भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही किया। जो जन है, जो जनता है, उसका जो प्रयोग है वो जो समावेश है वो किसने किया, तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही किया था। भारतेंदु जो है वो अंग्रेजों के शोषण तंत्र के भली भांति समझते थे और उन्होंने अपनी पत्रिका जो है वो कवि वचन सुधा में उन्होंने लिखा है। ठीक है, इसमें कवि वचन सुधा है, इसमें इन्होंने लिखा है कि जब अंग्रेज विलायत से आते हैं तो प्रायः कैद कैसे दरिद्र होते हैं। जब अंग्रेज विलायत से आते हैं तो वो दरिद्र होते हैं, और जब वो हिंदुस्तान से अपने विलायत की ओर जाते हैं तब कुबेर बनकर जाते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि रोध और दुष्काल इन दोनों का मुख्य कारण कौन है, तो ये अंग्रेज ही हैं। इन्होंने कवि वचन सुधा में ये लिखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है क्या, ये जो रचना लिखी है, ये जो कथन लिखा है, ये क्या है, तो ये जो धन का बहिर्गमन सिद्धांत जो है, जो कि दादा भाई नौरोजी ने दिया था, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ,
ड्रेनेज ऑफ वेल्थ जो है यही तो लिखा है इन्होंने कि ब्रिटिश आ रहे हैं, हमारे धन को लेके जा रहे हैं। तो ये सबसे पहले किसने लिखा था? तो ये दादा भाई नौरोजी में भी, दादा भाई नौरोजी की जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र उनसे पहले ही ये चीज़ों को समझ गए थे। तो 20वीं सदी की शुरुआत में दादा भाई नौरोजी ने जो धन का जो बहिर्गमन सिद्धांत लिखा था, धन का अपवहन सिद्धांत, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, इसको पहले ही भारतेंदु हरिश्चंद्र समझ गए थे और उन्होंने लिखा था। भारत दुर्दशा में उन्होंने लिखा भी है कि अंग्रेजी राज सुख साज सजे सजे अति भारी, पर सब धन विदेश चली जाती ये खवारी। तो ये आपको याद रखना है कि अंग्रेजी राज सुख जात सजे अति भारी, पर सब धन विदेश चली जात रे एक ख्वारी। तो ये आपको याद रखना है। तो ये वीडियो था जिसमें हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचनाएं हैं, उनकी जो कहानियां हैं, उनके जो जीवन है, उनके जो सारे चीज़ जहां जहां से क्वेश्चंस हमारे आने की संभावनाएं बनती है, उनको हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगेगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। वीडियो को लाइक करना जरूरी है क्योंकि जो हमारे जो वीडियोज़ हैं उन पर यदि व्यू अच्छे नहीं आएंगे तो दो चीज़ होगा, पहले तो मुझे काम करने में उतनी एनर्जी नहीं मिल पाएगी, और दूसरा होगा कि जो YouTube है उसका, YouTube का जो एल्गोरिथम होता है उसको वो वायरल नहीं करेगा, उसको उतना स्प्रेड नहीं करेगा। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें यदि आपको पसंद आ रहा है, अन्यथा मुझे उतनी एनर्जी नहीं मिल पाएगी और मैं जो काम है वो उतनी एनर्जी से नहीं कर पाऊँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें आपको कैसा लगा है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बाकी जो अगला पार्ट है उसका आप इंतजार करिए, पार्ट 2 इसमें आएगा। और इससे पहले मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित जो MCQs हैं उसको भी डिस्कस करूंगा, और बाकी जो बचे हुए इसके MCQ हैं जैसे कि बिहारी रसखान भूषण, इसको भी मैं डिस्कस करूंगा। तो हमसे जुड़े रहिए और अपनी जो तैयारी है वो झारखंड SSC CGL है उसकी करते रहिए, और अपनी जो सुनिश्चित कर लीजिए अपनी तैयारी करके। तो अब आपको स्क्रीन पे हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करने का बटन दिख रहा होगा, टेलीग्राम ज्वाइन करने का बटन दिख रहा होगा, और जो JSS CGL है उसकी प्लेलिस्ट दिख रही होगी। तो चलिए आपसे उसी प्लेलिस्ट में मिलता हूँ वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।